फ्रेंड्स, एमसीक्यू में हम आज करेंगे सीरीज नंबर 4, क्लास नंबर 4, जिसमें हम करेंगे 61 से क्वेश्चन 61 से 80। इसके बाद एक और आएगा 80 टू 100। फिर केस सिनेरियो देखेंगे। इसमें हम रिवीजन भी करते हैं और अमेंडमेंट भी करते हैं एमसीक्यू के सहारे, एमसीक्यू को बेस लेकर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि रंजन resident Indian has incurred 15,000 for medical treatment of his dependent brother who is person with severe disability। सबसे पहले बताइए, सीवियर डिसेबिलिटी अगर है तो 80U में उस व्यक्ति को 1,25,000 रुपए की छूट मिलती है, और अगर डिसेबिलिटी है तो 75,000। अगर ये व्यक्ति खुद नहीं कमा सकता और किसी अपने रिश्तेदार पर डिपेंडेंट है तो सेम ये अमाउंट 80DD में उस रिश्तेदार को मिल जाता है जिस पर ये डिपेंडेंट है, लेकिन 80DD सिर्फ रेजिडेंट को मिलेगा और 80U भी सिर्फ रेजिडेंट को दिया जाता है। 80DD डिडक्शन क्लेम करने की शर्त है कि जो इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों में से कोई भी ले सकता है। इंडिविजुअल जो ये डिडक्शन लेना चाहता है वो रेजिडेंट हो या एचयूएफ लेना चाहता है वो रेजिडेंट हो। इंडिविजुअल के जो परिभाषा, रिलेटिव की जो परिभाषा है उसमें क्लोज कनेक्शन आते हैं, जैसे कि स्पाउस, बच्चे, पिता माता और भाई बहन, ये डिपेंडेंट होने चाहिए 80DD में। सेम डेफिनेशन DD में भी आता है दोस्त, और दोनों ही सिर्फ रेजिडेंट को मिलता है। थोड़ा सा एक ब्रीफिंग कर दिया, रिवीजन कर दिया। 80DD में डिडक्शन पाने के लिए आपको उस डिसेबल व्यक्ति पर कुछ खर्च करना पड़ेगा जिससे ये साबित हो कि वो आप पर डिपेंडेंट है। और खर्च किस प्रकार का हो सकता है, उसमें एक खर्च उसकी लाइफ इंश्योरेंस करवा दिया है आपने, ये भी माना जाता है। इस क्वेश्चन में लाइफ इंश्योरेंस भी करवाया हुआ है और मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया हुआ है, दोनों काम कर दिया है, तो ये एलिजिबल हो गया। रंजन को मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये रेजिडेंट है कि नहीं, आंसर है यस। फिर देखना है कि जो डिसेबल व्यक्ति है वो इसका रिलेटिव है कि नहीं। स्पाउस, पिता माता, भाई बहन, बच्चे, ये रिलेटिव में आते हैं, तो यहां पर भाई है, ये भी कंडीशन पूरी हो गई। तो डिडक्शन 80U का 80DD में 80U से कट के डिडक्शन बनता है। इसका मतलब 80U से कट होगा और 80DD में पेस्ट हो जाएगा। डिडक्शन में कोई अमाउंट चेंज नहीं हो सकता। अगर डिसेबल है तो 75 और सीवियर डिसेबल है तो 1,25,000। 62 नंबर क्वेश्चन। शिवा डोनेशन देता है 50,000 का पीएम केयर फंड। ये आपके 80G में लिस्ट ए में आता है, जहां पर आप 100% एलिजिबल हो डिडक्शन के लिए। 20,000 राजीव गांधी फाउंडेशन चेक से दिया है, ये लिस्ट बी में आता है, जहां पर आपके डोनेशन का 50% आप एलिजिबल हो। और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में देता है, ये 80D में 80G के लिस्ट डी में आता है, जहां पर डोनेशन की रकम 10% ऑफ GATI से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और D+C दोनों लिस्ट में मिलाकर ये रिस्ट्रिक्शन है। फिर डी लिस्ट में 50% का डिडक्शन है और सी लिस्ट में 100% का डिडक्शन है, लेकिन इन्होंने कैश में पेमेंट किया है, जिस वजह से ये 10,000 बेकार हो जाएगा। बचा कितना? सिर्फ 50,000 जो 100% है और 20,000 जो 50% है, तो मिलाकर कितना हो जाएगा? 60,000 करेक्ट आंसर। ऋत्विक has purchased his first house in Gwalior for self occupation 5/1/2020 for ₹45 lakhs stamp duty value। लोन सैंक्शन हुआ है 2019 से 21 के बीच में, तो ये बेसिकली किसकी तरफ इशारा कर रहा है, जिसको हमने लास्ट क्लास में देखा था 80EEA में। और लास्ट क्लास में मैंने अज्यूम किया था कि अगर मान लो 80EEA के कंडीशन पूरे होते तो कितना मिलता। अब यहां पर वही मान लो काम आएगा। 80EEA के कंडीशंस इसमें पूरे हो रहे हैं अभी तक। कैसे? लोन होना चाहिए 19 से 2001 के बीच, 19 से 21 के बीच में, 2019 से 2021 के बीच में लोन सैंक्शन होना चाहिए, वो है।
लोन सैंक्शन वाले समय इसके पास और कोई मकान नहीं होना चाहिए, एक ही मकान है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन भी पूरी हो रही है। लोन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये शर्त भी पूरी हो रही है। इसके बाद सारे कंडीशंस पूरे हो गए तो इंटरेस्ट है 3,80,000। 3,80,000 के इंटरेस्ट को दो हिस्सों में आप बाइफरकेट करेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पहले 24B में जाएंगे और 2 लाख रुपए का डिडक्शन वहां लेंगे। इसके बाद जो एक्सेस बचता है, मैक्सिमम कितना, जो एक्सेस बचता है वो मैक्सिमम कितना, 1.5 लाख तक। मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप 80EEA में ले सकते हो। ढूंढिए सही आंसर। सी सही आंसर है। 64 नंबर क्वेश्चन। अनुज एक बिजनेसमैन है जिनकी टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन एक्सेप्ट डबल जी 5,95,000 है। He does not own any house property and is staying in rented accommodation in Patna for monthly rent of rupees 9,000. Deduction under 80GG for assessment year 21-22 is, कौन सा है ये सेक्शन 80GG? ये सेक्शन है 80GG। 80GG लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि 80GG वो कंडीशन पूरी कर नहीं पाया था, इस बार कंडीशन पूरी हो रही है। लास्ट क्लास में HRA उसे मिल गया था, कंडीशन पूरी नहीं हो पाया था, कंडीशन पूरी हो रही है। तो 80GG का डिडक्शन 5,000 पर मंथ, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ GATI, और 25% ऑफ ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम GATI। तो करेक्ट आंसर देखिए, इन्होंने एक तरीके से क्या किया है, सारे आंसर दे दिए जो जो यहाँ यूज हुआ है। सही आंसर क्या है, 48,500। इफ मिस्टर वाइज टोटल इनकम इज 52 lakh, सरचार्ज विल बी 10%। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने इस एरिया में मेहनत नहीं किया है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में एडवांस लेवल में हमने किया था, ये है वो चार्ट जिसके ऊपर ये क्वेश्चन है। यहां पर आप देखें तो जो बैलेंस MEL है इसी की बात हो रही है। मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख, 5 लाख और 3 लाख रुपए दिया जाता है, अगर वो नॉर्मल इनकम से एग्जॉस्ट नहीं हो पाया, तो स्पेशल इनकम से दिया जा सकता है ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट है कोई व्यक्ति तभी यह संभव है कि बैलेंस MEL का डिडक्शन पॉसिबल है। यहां लिखा हुआ है ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंट, सिर्फ रेजिडेंट के लिए पॉसिबल है। और कहां पर पॉसिबल है, सेक्शन 111A में, 112A में, 112 में, 112 में, इन सब जगह अलाउड है। और 115BB, 115BBE यहां पर अनएग्जॉस्टेड अमाउंट अलाउड नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आंसर क्या दीजिएगा आप, इन दोनों में अलाउड है, इसमें तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो आंसर है A और B बोथ। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी MEL ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, देखिए नॉन रेजिडेंट को नहीं अलाउड है, अभी हमने देखा था सिर्फ रेजिडेंट को अलाउड है, नॉन रेजिडेंट को अलाउड नहीं है। तो आंसर होगा नीदर A नॉर B। 68 ड्यूरिंग द ईयर 2021 मिस्टर रंजीत, मेरा ही क्वेश्चन आ गया, नहीं मेरा स्पेल ET है, हैज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 95 lakhs जो कि टैक्सेबल है 111A में, LTCG 110 lakhs जो कि है 112A में,
और बिजनेस इनकम है 90 लाख। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक और वीडियो दूं जिसमें हम टैक्स रेट को बहुत अच्छे से तैयार कर पाए, क्योंकि टैक्स रेट आपने बहुत अच्छे से अगर तैयार नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। टैक्स रेट बढ़िया तैयार करेंगे आप तो एक वीडियो मैं शेयर करूंगा जिसमें टैक्स रेट मैंने एडवांस लेवल पर किया हुआ है। हालांकि वो वीडियो सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इवन इंटर के लिए, फाइनल के लिए। तो मैं इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर करूंगा, वो जरूर वीडियो देखिएगा। वो बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है और ये सारे पॉइंट्स उसमें कवर्ड है। इस बार भी और पिछले अटेम्प्ट में भी उसके आने की उम्मीद थी। झगड़ा किसका है समझा देता हूं मैं। झगड़ा है सरचार्ज का, और ये है वो टेबल जिसके ऊपर सारे झगड़े टिके हुए हैं, या यूं कहें कि सभी का सॉल्यूशन यहां मैंने बनाकर दिया है। अगर टीटीआई इस इनकम को बगैर ऐड किए 112A 111A और इस साल से, लास्ट ईयर तक तो यही दो था, इस साल से फाइनेंस एक्ट 2020 से डिविडेंड भी आ गया, क्योंकि डिविडेंड भी टैक्सेबल है। तो डिविडेंड और 112A और 111A इन तीनों के लिए, डिविडेंड लास्ट ईयर भी था, वैसे 10 लाख के ऊपर में टैक्सेबिलिटी में लास्ट ईयर भी था। इन तीनों के को हटाकर अगर टीटीआई 2 करोड़ के ऊपर है, इन तीनों को हटाकर अगर टीटीआई 2 करोड़ के ऊपर है तो 25, 5 करोड़ के ऊपर तो 35। और जब भी इनकी बात होगी तो इनके ऊपर सरचार्ज किसी भी तरीके से कैसे भी करके 15% से ऊपर नहीं हो सकता। भाई 100 बात की एक बात, 112A 111A और डिविडेंड इनकम के ऊपर सरचार्ज को कैलकुलेट करते समय 15 से ज्यादा नहीं लगाना है। वैसे तो ये फाइनल लेवल पे होना चाहिए, लेकिन देखिए एग्जामिनर ने तैयार कर दिया इंटर लेवल पे, तो आपको भी तैयार करके चलना पड़ेगा। बताइए इन अदर इनकम कौन सी है इनकी? 111A कितना है? 95। 112A कितना है? 110। और दूसरी इनकम कितनी है? 90। तो आपका फोकस इस पर होना चाहिए। बताइए इसके हिसाब से कितना लगना चाहिए सरचार्ज? इसके हिसाब से सरचार्ज 10% लगना चाहिए। लेकिन इन सबको अगर जोड़ा जाए, क्योंकि हमें टीटीआई देखना होता है, और इन सबको जोड़ा जाए, देखिए ना, टोटल टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड 112 111A, अगर वो 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में 2 करोड़ से ऊपर आपको साफ नजर आ रहा है, तो आपको सरचार्ज पूरे के ऊपर 15% लगाना पड़ेगा। इसका आंसर होगा इस बार बी। इसका आंसर होगा इस बार बी, 15% पूरे पर लगेगा। ठीक है, लेकिन इसके आगे देखें जरा, और भी क्वेश्चन शायद इससे रिलेटेड मिले तो हमें प्रैक्टिस करने में सुविधा होगी। अगर मैं इसके ऊपर टैक्स निकालना चाहूं तो निकाल सकते हैं ना। 15% इसका टैक्स ले लीजिएगा, इसमें 1 लाख माइनस करके 109 लाख का 10% ले लीजिएगा, और इसमें हम कर लेंगे स्लैब रेट 10 लाख तक 1,12,500, 10 लाख के ऊपर 80 लाख पर 24 लाख, तो 25,12,500 का तो ये टैक्स आ गया। इन सभी बेसिक टैक्स को जोड़ देना है हमें, और उसके ऊपर 15% सरचार्ज ऐड कर देना है, 4% हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड कर देना है। तो अगर आप चाहें तो इसका टैक्स भी निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? बेटा ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए, ये शब्द अगर दिख गया आपको एग्जाम में, तो बहुत सावधान हो जाइएगा और 2 क्वेश्चन का समय उसमें दीजिएगा। बहुत गड़बड़ क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये नॉट ट्रू बोल रहा है और स्टेटमेंट ऐसी फील देगा कि इसे टिक कर दिया जाए। भी समझाता हूं, जब ऐसा आए तो आप क्या करें, हर स्टेटमेंट के आगे ट्रू फॉल्स लिख दें। नो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80 TTA वुड बी अवेलेबल टू रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। आंसर यस, मतलब कि ये सही स्टेटमेंट है, ट्रू। ये हमारा आंसर नहीं बनेगा बिकॉज ये ट्रू स्टेटमेंट है। TTA सीनियर सिटीजन के लिए नहीं होता, TTB होता है सीनियर सिटीजन के लिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी एग्जम्प्ट इन द हैंड ऑफ पार्टनर इफ फर्म क्लेम एग्जम्पशन अंडर 10AA। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे? देखिए फर्म क्या क्लेम करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्म एग्जम्पशन क्लेम करता है अपनी इनकम पर,
फर्म डिडक्शन क्लेम करता है अपनी इनकम पर, फर्म टैक्स देता है अपनी इनकम पर, टैक्स नहीं देता है अपनी इनकम पर, फर्म क्या करता है उससे फर्क नहीं पड़ता। जो फर्म के शेयर प्रॉफिट का शेयर है वो पार्टनर के लिए ऑलवेज एग्जम्प्ट होगा 10(2)A में। तो ये गलत स्टेटमेंट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 90,000 ऑन एसटीटी पेड वुड नॉट सब्जेक्ट टू 112A, क्योंकि 1 लाख तक के लिए टैक्स ही नहीं है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया। सेक्शन 1032, सर आप सोच रहे हो कि सर जब फॉल्स आपको मिल ही गया तो बाकी क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा मैं कोई एग्जाम देने बैठा हूं, मैं आपके रिवीजन के लिए हूं। एमसीक्यू के आंसर आप सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये एमसीक्यू ऐसे भी नहीं है कि मैंने करा दिया, नहीं कराता तो आप नहीं कर पाते, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो कर ही सकते हो। लेकिन एमसीक्यू के सहारे मैं आपका रिवीजन कराना चाहता हूं, अमेंडमेंट्स को कवर करना चाहता हूं, और कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जो एग्जाम में आपको बहुत सावधानी से अप्लाई करना है। इसलिए मुझे ये सारा तो पढ़ना ही पड़ेगा। एग्जम्पशन अंडर 1032 ऑन इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज अलाउड मोर देन 2 चिल्ड्रन ऑल्सो। सही बात है, क्योंकि 1032 जो है वो क्लबिंग इनकम में एग्जम्पशन की बात करता है। माइनर की इनकम जब क्लब होगी तो 1500 रुपए की छूट है, लेकिन वहां कोई बच्चे की लिमिट नहीं है। किसी के 2 बच्चे हैं माइनर, 3 बच्चे हैं माइनर, 4 बच्चे हैं माइनर, और सबकी इनकम आ रही है, सबकी इनकम क्लब हो रही है, तो सब बच्चे के लिए अलग अलग 1500 रुपए की छूट मिलेगी। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमारे लिए हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था। आंसर होगा बी। ग्रॉस टोटल इनकम अर्पिता 6 लाख रुपए है, लोन लिया 7,20,000 का बैंक से अपने पति के लिए जो एमबीए कोर्स कर रहे हैं। कहां चले गए हम? सेक्शन 80E में। क्या इन्होंने लोन अपने रिलेटिव के लिए लिया है? यस, रिलेटिव में स्पाउस भी आता है, स्पाउस और बच्चे, और कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके आप लीगल गार्डियन हैं वो भी आपके इस रिलेटिव में आएगा। 80E में डिडक्शन पाने के लिए सिर्फ ब्याज की रकम देखनी होती है। इन्होंने लोन 45 लाख का और ब्याज 65,000 रुपए का पे किया है, तो डिडक्शन 80E का कितना हो जाएगा? 65,000। लेकिन आंसर यहां पर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है वो तो देखें, टीटीआई पूछ रहे हैं। तो जीटीआई माइनस डिडक्शन बराबर टीटीआई। मिस्टर उत्तम प्रेजेंट्स यू फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू हिज टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इंटरमीडिएट पे दिख गया मुझे, इंटरमीडिएट पे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो आप असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स में पढ़ा होगा आपने, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जहां कहा गया है कि अगर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है तो आपको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन 15 साल तक आप इसके एक्सेस अमाउंट को जो आपने ज्यादा पे किया है AMT क्रेडिट के रूप में क्लेम कर सकते हो। लेकिन ये क्लेम तब कर पाओगे जब नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी AMT से ज्यादा हो, और जितना ज्यादा होगा नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी उतना ही AMT क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हो। क्वेश्चन पर आते हैं। नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 15 लाख है और AMT 12 लाख है, तो आपको इसका हायर जमा कराना है टैक्स 15 लाख। अगर क्रेडिट बचा हुआ है पीछे से तो वो भी एडजस्ट होगा, लेकिन कितना? जितना ये एक्सेस है 3 लाख का क्रेडिट एडजस्ट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। आंसर है 12 लाख। देखिए आप पढ़ते समय अगर आपको अचानक ये फील होता है कि साहब ये AMT वाला तो हमने कंसेप्ट नहीं पढ़ा, तो फिर आगे आप वीडियो मत देखो, रोक दो और फिर AMT के कंसेप्ट को पढ़ लो। इसी बहाने पढ़ोगे, टालोगे अगर कि ठीक है ये हम बाद में पढ़ लेंगे, तो वो बाद कभी नहीं आता। आप पढ़ लो और फिर आगे बढ़ेंगे, वीडियो तो कहीं भागा नहीं जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल हैं जिनके पास 112A, अच्छा आ गया ना टैक्स लायबिलिटी, बढ़िया क्वेश्चन हो गया। ये सब है ना क्वेश्चन बढ़िया मजेदार जिसमें टैक्स लायबिलिटी की प्रैक्टिस होगी, जो मैं कह रहा था। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा, वो जरूर आप देखना। देखिए आ गया,
यह क्वेश्चन हो गया। 112A में 120 लाख है, 111A में 110 लाख है, और जो दूसरी इनकम है वो है 520 लाख। ये किस जगह पर फॉल कर रहा है मैं बता देता हूं। ये फॉल कर रहा है, इसको छोड़कर बाकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा, यानी ये क्वेश्चन डी पॉइंट में कवर्ड है। डी पॉइंट में कवर्ड होने के वजह से 37% सरचार्ज आएगा, लेकिन स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इस इनकम पर और डिविडेंड इनकम पर, ये और डिविडेंड ऑल्सो है, ये और डिविडेंड, इस इनकम पर जो सरचार्ज है वो 15 से ज्यादा नहीं होगा, वो रिस्ट्रिक्टेड होगा। इसका मतलब ओवरऑल सरचार्ज 37% है, लेकिन इस पर 15 से ज्यादा नहीं है। तो भाई क्या साफ कहने का मतलब ये हुआ कि पहले आप इस पर बेसिक निकालो, 520 घटा में 10 लाख, 10 लाख घटा दिया, 30% निकाल दिया, और 1,12,500 जोड़ दिया, तो ये कितना आ गया 1541 2500। इसके ऊपर सरचार्ज 37% जोड़ दीजिए, 2,111,5,125, और इसका टैक्स निकालिए, ये 119 लाख का 10% टैक्स आएगा 1190, और ये 15% टैक्स आएगा 1650, अग्रीगेट 28,40,000। इस पर आप 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं जोड़ सकते, तो 32,66,000। दो बेसिक टैक्स आपके आ चुके हैं, बेसिक प्लस सरचार्ज जोड़ के। बस अब आपको कुछ नहीं करना, इस पर हेल्थ एजुकेशन सेस जोड़ दीजिए। आंसर है 2,53,00,000। अच्छा, पॉइंट्स में है 253, तो ये दो हैं, 62,53,56,000। 56 इज डी, डी 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 करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप कर लीजिएगा बेटा, देख लीजिएगा। अच्छा, 72 नंबर क्वेश्चन में अगर अदर इनकम कितनी हो, 480 हो, तो अदर इनकम अगर 480 है तो डज नॉट एक्सीड हुआ। अब ये क्वेश्चन सी पॉइंट में फॉल कर रहा है, यानी सरचार्ज 25% लगाना है, लेकिन 112A 111A में नहीं लगाना है। तो इसके ऊपर एक काम करें, 480 माइनस 10 लाख का 30% प्लस 1,12,500 जोड़ देते हैं, 1,42,12,500 आ गया। इस पर 25% सरचार्ज जोड़ देते हैं, 1,77,65625, और ये वाला टैक्स तो वही रहेगा दोस्त, तो इसको हम इसके साथ जोड़ देते हैं 32,66,000, और 4% हेल्थ एजुकेशन से जोड़ दिया, आंसर आ गया 118.118.118.73, 72 आ रहा है, 72,890। करिएगा, उम्मीद है कर लिया होगा आपने। इंडिविजुअल है, 37 ईयर ओल्ड, डिटेल है, 22 लाख रुपए की इनकम है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, ये तो कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट होता तो एडजस्ट हो जाता, 4 साल कैरी फॉरवर्ड होगा। टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस है, आप इससे एडजस्ट कर लीजिए, तो बिजनेस इनकम आपकी कितनी आ गई, 17 लाख। इसके बाद बिजनेस इनकम स्पाउस की है, जो क्लब कर देना पड़ रहा है, ठीक है, तो 2 लाख ये भी जोड़ लीजिए, 19 लाख डिडक्शन। तो जीटीआई आपकी कितनी हो गई, 19 लाख, डिडक्शन है 3 लाख का, तो टीटीआई हो गया कितना आपका, 16 लाख। टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स दिया हुआ है, व्हाट शैल बी नेट टैक्स पेबल, और अच्छा, तो 16 लाख पे टैक्स निकालिए, सब के सब नॉर्मल इनकम है, तो 6 लाख रुपए पर 30% ले लीजिए, प्लस 1,12,500, 2,92,500 प्लस 4%, सरचार्ज तो आएगा नहीं, 30,42,00, इसमें माइनस कर दीजिए 2,80,000,
24,200 इज द टैक्स पेबल। ठीक है, मिस्टर राज 32 साल के हैं, डिटेल बता रहे हैं आपको। 70 लाख रुपीस का है 44 AD में रिसीट। 44 AD में आपको पता हो बैंकिंग चैनल है तो 6%, अदरवाइज 8%। बैंकिंग चैनल है तो 6%, 6% कितना हो जाएगा जी? 4,20,000। 70 लाख का 6%, 4,20,000। उसके बाद 112, 111 और रेस। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? बस टैक्स लायबिलिटी। तो बहुत आसान है, 4,20,000 पे स्लैब लगाओ। 4,20,000 माइनस 2.5 लाख, 5%, 8,500। इस पर आप टैक्स लोगे तो ये 40,000 आएगा। बताओ क्यों? 1 लाख माइनस करके जो बचा उसका 10%। इस पर टैक्स निकालोगे 15%, 45,000। इस पर टैक्स निकालोगे 30%, 30,000। तो बेसिक टैक्स आपका कितना आ गया? 40,000, 45,000, 30,000, 8,500, 23,500। 4% हेल्थ एजुकेशन सेस 128,440। टोटल सेल 201 लाख है और प्रॉफिट डिक्लेयर हो रहा है 10 लाख। ही इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स इन 1 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट। अच्छा, चलिए साहब एडवांस टैक्स वाले चैप्टर में आ जाइए। एडवांस टैक्स वाले चैप्टर में ये रहा आपका इंस्टॉलमेंट कैसे दिया जाता है। अगर आप 44 AD 44 ADA में आते हैं तब आपको एक ही इंस्टॉलमेंट देना है 15 मार्च को 100%, लेकिन अदरवाइज 4 इंस्टॉलमेंट देना है। क्वेश्चन पर वापस आते हैं। एक व्यक्ति की सेल 201 लाख की है, ना ये 44 AD में आ सकता है क्योंकि 2 करोड़ के ऊपर चला गया, और 44 ADA में भी नहीं आ सकता क्योंकि 50 लाख के ऊपर चला गया। वैसे भी अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है 10 लाख, नॉर्मल, कोई प्रिजम्पटिव इनकम नहीं है। तो इसका मतलब हुआ ये इसका मतलब हुआ दोस्त कि अपर सेक्शन में आ रहा है। अपर सेक्शन में 4 इंस्टॉलमेंट, आंसर है डी। एक नॉन रेजिडेंट 65 साल का है। क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करेगा। 65 साल का नॉन रेजिडेंट है, 65 साल हमारे लिए चला गया कूड़े में। नॉन रेजिडेंट होते ही उसकी जो उम्र है वो गई। नॉन रेजिडेंट ऑलवेज यंग। क्या मानना है आपको? नॉन रेजिडेंट ऑलवेज यंग। तो हर तरह के बेनिफिट्स जो सीनियर सिटीजन को मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। चलिए, तो नॉन रेजिडेंट रिटायर्ड पर्सन अर्निंग 40,000 पर मंथ, प्रॉपर्टी इनकम, ही रिजाइडिंग इन कैनेडा, अपार्ट फ्रॉम रेंटल इनकम जो इंडिया में से कमा रहा है, ही डज नॉट हैव एनी अदर इनकम। क्या वो एडवांस टैक्स देगा? ये भी क्वेश्चन कहां से आ गया? एडवांस टैक्स चैप्टर से। यहां पर एडवांस टैक्स देने की एग्जम्पशन है। उसके लिए शर्त एक है कि आप इंडिविजुअल होने चाहिए, दूसरी शर्त आप रेजिडेंट होने चाहिए, तीसरी शर्त आपकी उम्र 60 साल होनी चाहिए, चौथी शर्त आपके पास व्यापार या पेशे की इनकम नहीं होनी चाहिए। यहां पर व्यापार और पेशे की इनकम नहीं है, पहली शर्त पूरी। इंडिविजुअल है, दूसरी शर्त पूरी। 60 साल, तीसरी शर्त पूरी। लेकिन रेजिडेंट नहीं है ना महानुभाव, तो इसका मतलब ये एग्जम्पशन में नहीं आएंगे। अब जैसे एग्जम्पशन में नहीं आएंगे तो आप थोड़ा जोश में आ जाएंगे। तनिक रुकिए। 40,000 पर मंथ का रेंट दे रहा है, कोई तो वजह होगा। जीएवी कितना हो जाएगा? 4,80,000। एनएवी में कुछ है नहीं तो 480 एनएवी भी हो जाएगा, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 480 का 70% हो गया 3,36,000। अब इस पर अगर आप एनआर है, मान लीजिए एनआर है, तो इस पर टैक्स निकालिए। माइनस कीजिए 2,86,000, 5%, 4,300, 4% हेल्थ एजुकेशन से जोड़ दीजिए। 4,472 इज द टैक्स लायबिलिटी। अगर आपके मन में आ रहा है, सामने तो आप है नहीं, पता क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन जरूर मन में आ रहा होगा कि सर रिबेट ना दे दें 12,500 की तो टैक्स जीरो हो जाएगा। नॉन रेजिडेंट को रिबेट नहीं मिलता। अगर नहीं आ रहा था मन में तो बड़ी अच्छी बात है। बताइए, अब ये यहां पर देखिए कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा। रीजन ये है कि ये पहले तो आपको कंफ्यूज कर रहा है कि देखो इसे एग्जम्पशन मिलेगी कि नहीं एडवांस टैक्स में। आप देख रहे हो कि नहीं मिलेगी, लेकिन ये जरूर देख लीजिए कि एडवांस टैक्स किसी व्यक्ति को तभी देना होता है जब
उसकी एक्सपेक्टेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा हो। यहां टैक्स लायबिलिटी तो 4,000 आ रहा है, तो आंसर में लिखेंगे नो। नो के दो आंसर हैं, एक ये और एक ये वाला सही है, 10,000 से कम है। मिस्टर एक्स रेजिडेंट is due to receive 4,50,000 towards maturity proceeds of life insurance policy taken 2018, for which sum assured 4 lakh and annual premium 1,25,000. Mr. Z, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, टीडीएस का क्वेश्चन है। जरा टीडीएस पर आइएगा। 194 डीए, 1 लाख या उससे ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे अगर उसे मिल रहे हों और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कॉस्टली है, यानी वो टैक्सेबल है। यहां पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कॉस्टली कब होती है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा 1010D में जाकर। 1010D 80C को रेफर करेगा। 80C में मेंशन है अगर सम एश्योर्ड का 10% से ज्यादा प्रीमियम दिया तो वो कॉस्टली पॉलिसी है, वो मैच्योरिटी पर उसके पैसे टैक्सेबल हो जाएंगे। 12 के पहले अगर पॉलिसी लिए तो 20% से ज्यादा देने पर वो कॉस्टली बन जाएगा, और 13 के बाद अपाहिज अपंग के लिए लिया है तो, या 80DDB बीमारी के लिए लिया है तो 15% से ज्यादा समय शॉर्ट महंगा पड़ जाएगा। कौन सा सेक्शन है? 194DA। अगर कॉस्टली पॉलिसी है, महंगी पॉलिसी है, 1010DA में एक सेक्शन 1010DA में वो टैक्सेबल है, एग्जम्पशन, सॉरी 1010DA में वो एग्जम्प्ट नहीं है, और लाख रुपए या उससे ज्यादा मिल रहा है तो टीडीएस आ जाएगा 5%। चलिए साहब, तो पहला देखें मिस्टर एक्स। जी हाँ, ये कॉस्टली पॉलिसी है, लेकिन उनको पैसा कितना मिल रहा है? 1 लाख या उससे ज्यादा, तो इस पर टीडीएस आ जाएगा 5%। दूसरा मिस्टर जेड, 95,000 मिल रहा है, 90,000 सम एश्योर्ड का 9,000 होना चाहिए। ये भी कॉस्टली पॉलिसी है, ये भी कॉस्टली पॉलिसी है, लेकिन यानी 95,000 इज टैक्सेबल बट टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, क्योंकि टीडीएस में थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख के बिलो है, ये 1 लाख के बिलो आ रहा है, तो एक्स पिटेगा, जेड नहीं पिटेगा। ढूंढिए आंसर। एक्स और जेड दोनों पिटेंगे, एक्स और जेड दोनों नहीं पिटेंगे। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, एक्स जेड बी। 40,000 वॉज पेड टू मिस्टर जेड 2020/1/7 को टुवर्ड्स फी, प्रोफेशनल फी, without deducting TDS. Subsequently another payment 50,000 was due to Mr. X, जिस पर 7.5%। बेटा कोविड इफेक्ट टीडीएस में जरूर पढ़ लीजिएगा आप, ये अमेंडमेंट है। कोविड इफेक्ट टीडीएस का है। कोविड इफेक्ट किस किस सेक्शन को मिला है? 25% रिडक्शन है टैक्स में, 25% टीडीएस में रिडक्शन है कोविड इफेक्ट का, वो जरूर पढ़िएगा आप। कहीं से भी निकाल लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो इसके आपके इंस्टीट्यूट के सप्लीमेंट्री में भी आ जाएगा कोविड इफेक्ट। इसमें सेक्शन जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सेक्शन को 25% का कोविड इफेक्ट नहीं मिला है। जैसे लॉटरी इनकम को नहीं मिला है कोविड इफेक्ट, तो लॉटरी इनकम पर 30% ही टैक्स है, लेकिन 194J जिसका क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो, वहां पर वैसे तो 2% और 10% का टैक्स आता है, टीडीएस आता है, लेकिन कोविड इफेक्ट की वजह से 1.5% और 7.5% आ गया है, तो 7.5% आ गया। अब ये क्वेश्चन किसका है जरा वो सुन लीजिए। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें टाइम डिवोट करना पड़ेगा आपको और मुझे भी। मान लीजिए यहां पर टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। अब आप जानते हो अच्छी तरह कि टीडीएस कब डिडक्ट होता है। अगर नहीं जानते तो टीडीएस का मेरा वीडियो ढूंढना पड़ेगा, उसको तो मैं नहीं दिखाऊंगा, उसमें ढूंढ लीजिएगा टीडीएस का वीडियो, पिछले साल का भी मिले तो उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा है। क्योंकि टीडीएस में चेंज तो सिर्फ रेट वगैरह में होता है, नए सेक्शंस आ जाते हैं, कहीं थ्रेशोल्ड में चेंज आ जाता है,
बेसिक कंसेप्ट में चेंज नहीं होता। तो जैसे यहां आपको मिल जाएगा कि टीडीएस कब डिडक्ट करना है, टीडीएस कब डिडक्ट करना है, इन सेक्शन में पेमेंट के वक्त। ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है इसमें पेमेंट के वक्त, और इस सेक्शन में ईयर एंड पे या टेनेंट अगर वेकेंट कर देता है तो उसके टेनेंसी जब जहां खत्म होता है लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी पर। बाकी सभी सेक्शन में पेमेंट और क्रेडिटेड व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, अब टीडीएस मान लीजिए यहां डिडक्ट होना है, ये आपने पता लगा लिया। बंदे ने डिडक्ट नहीं किया, एक्चुअल में यहां डिडक्ट किया, एक्चुअल डिडक्ट। तो जो ये समय है यहां 1% पर मंथ का ब्याज लगता है और पार्ट। ठीक है, और दूसरा समझें कि टीडीएस यहां डिपॉजिट करना था, और बंदे ने डिपॉजिट नहीं किया, यहां डिपॉजिट किया। तो जहां पे टीडीएस उसने काटा है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहां से ब्याज आएगा, जहां डिडक्ट टीडीएस जहां काट डिपॉजिट करना था। मान लीजिए टीडीएस डिपॉजिट करना था 7 तारीख को और आपने 12 तारीख को जमा कराया, तो आप 7 के बाद ब्याज नहीं लगाएंगे। अगर आपने काट के नहीं जमा कराया है तो जमा कब कराना था वो हम भूल गए। अगर आपने काट कर टाइमली नहीं जमा कराया तो जमा कब कराना था वो मैटर नहीं करेगा। काटा है जब से लेकर जमा जब तक कराया है उस पर ब्याज लग जाएगा, वो भी 1.5%। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। और ये दोनों चीजें आपको कहां मैं पढ़ा रहा हूं, ये है ब्याज 2011A में। कॉपी कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन के साथ हम जरा देखें। अब जैसे 40,000 रुपया है, पहले हम यहां से देखें 40,000 रुपये है। टीडीएस इसको काटना कहां था, यहां। इसने एक्चुअल में यहां काटा। ठीक, तो ये जो महीना है 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 महीना, यहां पर 1% का ब्याज आ जाएगा। कितने अमाउंट पर आएगा, जितना टीडीएस है। जैसे 40,000 रुपए का पेमेंट किया है, अगर यही ध्यान रखिएगा एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाए और 40,000 का पेमेंट ना हो, 25,000 का पेमेंट हो, तो ध्यान रखिएगा उस पर टीडीएस है ही नहीं। टीडीएस तो 30,000 के ऊपर पे है ना। 194J का क्वेश्चन है बेटा, 194J एक बार रिवाइज कर लेना। तो 40,000 पर 10% का टीडीएस होता है जनरली, लेकिन कोविड इफेक्ट कहेगा 25% कम। कोविड इफेक्ट क्या कहेगा, 25% कम। तो 10% है तो 25% कम कितना हो गया, 7.5% का टीडीएस। क्वेश्चन में वैसे दे रखा है कोविड इफेक्ट कहां से एप्लीकेबल है, मई से, 14 मई से 31 मार्च 2021 तक कोविड इफेक्ट है। तो टीडीएस सर कितना हो गया, 40,000 का 7.5% यानी 3,000 रुपए का टीडीएस हो गया। 3,000 पर एक तो ये ब्याज देना पड़ जाएगा साहब को। ठीक है, अब मान लीजिए 1 तारीख को इसने 1 मार्च 2021 को इसने काट लिया, उसी दिन जमा करा देता तो अच्छी बात है। जमा भी कम बखत ने कब कराया, 22/6 को। ये तो हद ही मचा दी,
तो यहाँ कितना डिले हो रहा है ये 1 मार्च से, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून थोड़ा सा, तो थोड़ा को पूरा लेना पड़ेगा, तो 3 महीना यहां भी लेना पड़ेगा और ये लेना पड़ेगा 1.5% सेम अमाउंट पे, क्योंकि हम बात अभी सिर्फ इसकी कर रहे हैं, सेकंड अमाउंट की बात नहीं कर रहे। अब आइए 50,000 के ऊपर। 50,000 1 मार्च को दिया है उसने, तो 1 मार्च को ही उसे काटना था टीडीएस, उसने काट लिया 1 मार्च को, यानी काटने में गलती की होती तो 1% ब्याज लगाते, काट लिया, काटने में गलती नहीं की। जमा कब कराना था भाई? मार्च का जमा कराना 30 अप्रैल तक, उसने जमा कब कराया? 22/6 को, तो कब जमा कराना था वो हम नहीं देखेंगे, लेट जमा कराया तो काटने के डेट से जमा कराने के डेट तक का ब्याज लगेगा। इसका मतलब 1 मार्च 21 से ब्याज लग जाएगा। फिर से सर ये 3 महीना आएगा, हाँ। कितना आएगा सर? 1.5% आएगा, हाँ। कितने अमाउंट पर आएगा? 50,000 पर टीडीएस। 50,000 पे टीडीएस है 3,750, तो ये कितना आ गया सर? जरा देखिए, 3,750 का 1.5% का 3 से गुना, 7,350 का 1.5%, 4, 5, 6, ओहो 4 महीने का आ रहा है। रुक जाओ, 4 महीना। देखिए मेरे से यहाँ पर भूल हो गई, 1 मार्च है तो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल है, उसके बाद 1 मई, 1 जून, 3 महीना और कुछ दिन, 4 महीना। तो ये भी गलत है, यहाँ भी 4 महीना है। मल्टीप्लाई 4, 225, यहाँ का ब्याज निकालिए। 3,000 का 8% सीधा ले लीजिए, 240। यहाँ के ब्याज निकालिए, 3,000 का 1.5%, 180। 3,000 का 1.5%, 4 महीना, 180। 180 प्लस 240 प्लस 225, 645। सही है, टाइम लगा, थोड़ा टाइम किलिंग है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बेनिफिट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन 1 इंस्टॉलमेंट। एक इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स का बेनिफिट कहां मिलता है? एक इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स का बेनिफिट कहां मिलता है? इस सेक्शन में। तो आप टिक कर दीजिए बी। याद रखिए इसमें नहीं मिलता, सिर्फ इसमें मिलता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये फायदा पहुंचा रहा है एमसीक्यू, और आगे हम जीएसटी का एमसीक्यू भी करेंगे। पहले ये 100 एमसीक्यू सॉल्व कर लें और उसके बाद केस सिनेरियो सॉल्व कर लें। आप कोशिश करें, अच्छा रिवाइज करें, और जितना भी अमेंडमेंट साथ में आएगा मैं कोशिश कर रहा हूं साथ में करने की। उसके बाद अमेंडमेंट की वीडियो देखेंगे, अभी नहीं कह सकते, डिपेंड्स कि समय कितना लगेगा, क्योंकि रेगुलर क्लास भी चल रही है तो उसमें भी टाइम देना पड़ता है दोस्त। तो आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।